रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है, गो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई हैं। तो टेंशन बढ़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को हैं या अमेरिकन को हैं, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग ज़रूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामला को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बन गई, पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाज़त नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है। ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पे एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज़ भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज़ 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त मिलती रहती है। पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाज़ों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ है तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें यह चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद, यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला खत्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा है, तो इनको भी इजाजत दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है। वो कहते हैं, देखिए अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने? तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया? दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के
ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है। राणा सनाउल्ला ने स्टेटमेंट दिया था ना, राणा सनाउल्ला ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू किया। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाहता बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़ीर। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको है? वो तहरीक लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहाँ कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फलस्तीनियों के हक में हुआ। ये इसराइली अखबारात ने लिखा, मैं तो नहीं कह रहा। भारत ले रहा है ईरान से तेल गैस। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हमारी तो लाइनें लगी हुई है और तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, साबित करना चाहिए कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। नाज़रीन, एक खबर आई है लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही, मगर अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा किया जाए, यानी उसकी इम्पीचमेंट की जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा था कि मुझे इम्पीच किया जाएगा, वक्त आएगा जब मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। और मिड टर्म इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है तो ये सूरत हाल बहुत तेज़ी से उस तरफ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि उसकी इम्पीचमेंट पक्की है, यानी उसका मुआखज़ा किया जाएगा कानूनी तरीकाकार के मुताबिक। इसको सदारत के ओहदे से हटाया जाए, ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसने काफ़ी तबाही की है और ऐसी पॉलिसियां लेके आया है जिससे अमेरिकन तशख्खुस भी बर्बाद हुआ है। तो एक प्रेशर तो है डोनाल्ड ट्रंप पे, और प्रेशर के इस माहौल में एक खबर आती है। खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं जी बीमार हो गए, कुछ कहते हैं ये हो गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसकी तरदीद की है। देखिए, अमरीकी सदर अगर बीमार हो जाए या अमरीकी सदर अगर ढीला पड़ जाए या उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाए तो फिर वो सुपर पावर तो ना रहा ना। तो अमेरिकन सदूर को अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो वो उसको खुफिया रखते हैं, वो बताते नहीं है। अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंचे भी हैं, अव्वल तो वो तरदीद आ रही है ना, आप नहीं मान सकते, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सामने आ जाएंगे। अगर वो ठीक होंगे तो एक आधे दिन में सामने आ जाएंगे, बीमार भी होंगे तो एक आधे दिन में ठीक होकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अमेरिकन का ये एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार है कि अमरीकी सदर को कभी वो कमज़ोर नहीं दिखाते, बीमार नहीं दिखाते, उसे मजबूत दिखाते हैं हमेशा, और इसी से वो दुनिया में खुद को सुपर पावर साबित करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई हॉस्पिटल पहुंचा भी है तो ये खबर आपको बाहर नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्कों में भी अगर कोई बीमार हो जाता है, अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून है, वो ज़हनी मर्ज़ के अंदर उन्होंने दवाइयाँ खा ली बहुत सारी, और 14-15 गोलियाँ खा ली उन्होंने घर के अंदर लड़ाई करके। वो खातून को ले जाया गया अस्पताल के अंदर, वो डॉक्टरों ने मैदा वॉश करके 14 गोलियाँ उस डॉक्टर ने निकाली हैं। मेरे भाई ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। वो खातून के घर के अंदर झगड़ा हुआ, उसने गोलियाँ खा ली पकड़ के, और वो खातून जो है वो तगड़ी बड़ी सियासतदान, आप जानते हैं सब उसको, तो टिकटॉक का बड़ा शौक है उसे। हॉस्पिटल पहुंच गई, वो खबर बाहर नहीं निकलने दी। तो इनकी खबरें नहीं निकलती तो डोनाल्ड ट्रंप की कहां से खबर निकलेगी। बहरहाल कहते हैं कि जी वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से जो है वो ऑफिशियली इसकी तरदीद की गई है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ईरानी तज्जियाकार ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि ये वाकई में एक परेशान होने वाली बात है अमेरिका के लिए, अगर तो ये सच है तो। देखें, जंग में प्रोपेगेंडा बहुत काम करता है और प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईरानी तज्जियाकार हैं हुसैन बाकरी, उन्होंने दावा किया एक सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान ने 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले 500 बैलिस्टिक मिसाइल शुमाली कोरिया से हासिल कर लिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी शिपमेंट भी एक दिन पहले पहुंच गया, यानी 500 मिसाइल शुमाली कोरिया से ईरान पहुंच गए, ये उनका दावा है। और वो ये कहते हैं कि 2 मिनट के अंदर ये रेडी मिसाइल हैं और इनको फायर किया जा सकता है और ये 15,000 किलोमीटर तक जाके हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को। तो ये तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बहुत बुरी खबर है। 15,000 किलोमीटर का मतलब आप जानते हैं, और ये 500 मिसाइलों की तादाद का मतलब आप जानते हैं। मुझे इस खबर की सदाकत के ऊपर शक है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि ये इस तरह हुआ भी हो। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से मिसाइल पहुंचाए जा सकते हैं। रशिया ने जो इमदादी सामान पहुंचाया है ईरान को, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इमदादी सामान नहीं है, वो दिफाई सामान है जिसको ईरान इस्तेमाल कर रहा है।
और गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ईरान की फ़िज़ाई दिफाई हदूद जो है, जो फ़िज़ाई हदूद है, उसका दिफा बड़ा मजबूत हुआ है, वो गिराना शुरू हो गया अमेरिकन तैयारे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से गिरा रहा है जिसको इंफ्रारेड आप कहते हैं, वो हीट के जरिए से डिटेक्ट करते हैं और मारते हैं। तो अमेरिकन ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ईरान ऐसे भी करेगा। बहरहाल अगर ये हथियार आ गए हैं तो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अमेरिका का ईरान से फासला कितना है, स्टेट फासला, वो है लगभग 11,500 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल है इनकी रेंज बताई जा रही है 15,000 किलोमीटर। तो फिर तो पूरा का पूरा अमेरिका ही रडार पे आ गया ईरान के। ये तो अरब ममालिक में जो वो मारता है ये 2,000 किलोमीटर वाले उनके मिसाइल हैं, या इससे थोड़ा ऊपर नीचे, तो ये इसराइल तक चले जाते हैं। अभी इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 1,000 से ज़ायद ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये दावा किया गया है इसराइल की जानिब से। तो लुब्बे लुबाब ये है कि अगर ये बाकरी साहब की खबर सच है, जो तजियाकार हैं ईरानी, तो ये अमेरिका के लिए बहुत तशवीश की बात है। और डोनाल्ड ट्रंप का मामला यह है कि उन्होंने पहले 2 दिन का टाइम दिया, फिर 5 दिन का टाइम दिया, और उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया, और अब 10 दिन का टाइम खत्म होने में भी लगभग कुछ 36 घंटे रह गए। अब से चंद घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब शदीद तरीन हमले होंगे, फौजी और हथियार मिडल ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने पहले ही पहुंचा दिए हैं। तो ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है कि अब बहुत शदीद हमले होने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, इसकी तैयारियां, नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, उसने भी कहा कि अब हम हमले करेंगे। और वो लगातार जो हमले कर रहे हैं उनमें कुछ हमले बूश शहर के नज़दीक जो उनका एक पावर प्लांट है उसके बहुत करीब करीब धमाके हुए हैं ईरान में, और ये बड़ी तशवीश की बात है। वजह यह है कि ये ईरान का वाहिद एटमी प्लांट है जो अभी फंक्शनल है। यहां पे रूसी वर्कर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं। रशिया ने अपने आहिस्ता आहिस्ता वर्कर निकालना शुरू कर दिए हैं। अभी उन्होंने अपने 198 अमले के मजीद लोग वहां से निकाले हैं, और वार्निंग दी है कि यह ताबकारी फैल सकती है। अगर ये ताबकारी फैलती है तो अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने ये कहा कि जौहरी प्लांट से ताबकारी अगर फैलती है या कुछ ऐसा होता है तो ईरान और खलीज में जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये इतनी बड़ी तबाही होगी अगर ये ताबकारी फैलती है, तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बेशुमार बीमारियां फैल जाएंगी, हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे इस खित्ते में रहने, पाकिस्तान तक के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरा, एक जो तर्जुमान है उनकी फौज के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर ये जंग बढ़ती है, जैसे कि ट्रंप कह रहा है 48 घंटे के बाद हम तनसीबात पे हमला करेंगे, क्योंकि पीट हेग्सेट जो ट्रंप का वज़ीर दिफा है, उसने ये दावा किया और उसने ट्रंप को ये मशवरा दिया, और ये अमेरिकन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका सीरियसली इस बात को अब दुरुस्त समझता है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ठीक है। पुलों को तबाह करें, यूनिवर्सिटियों को तबाह करें, अस्पतालों को तबाह करें, जो ऑयल तनसीबात हैं उनको तबाह करें, जो बाकी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको तबाह करें, तो ईरान को पीछे पत्थर के ज़माने में धकेल दें। लेकिन ईरान ये कहता है कि अगर जंग बढ़ी तो पूरा खित्ता इसराइल और अमेरिका के लिए जहन्नुम बन जाएगा, हम जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये अरब ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक और ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे ईरानी बहुत हैरान हो रहे हैं और उनके अंदर बड़ी तशवीश है। ईरान के अंदर वो ड्रोन मारते रहते हैं, गिराते रहते हैं, और वो देखते हैं जाके मलबे को कि ये किस चीज का मलबा है। जब भी ड्रोन गिरेगा तो उसका मलबा चेक करते हैं ना। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ, एक बुशहर के नजदीक उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, और एक और जगह पे 2 ड्रोन ईरान ने ऐसे मारकर गिराए हैं जो विंग लॉन्ग 2 है। विंग लॉन्ग मैंने आपको बहुत पहले, आज से 2020 में या 21 में इसके ऊपर वीलॉग करके बताया था कि विंग लॉन्ग जो है ड्रोन्स, ये चाइना बनाता है। चंगबून की जो कंपनी है वो बनाती है, वो तैयारे भी बनाते हैं, ड्रोन भी बनाते हैं। तो ये विंग लॉन्ग 2 जो ड्रोन है, ये चाइना का बनाया हुआ ड्रोन है। इसको दुनिया में बहुत सारे ममालिक इस्तेमाल करते हैं, बांग्लादेश भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, यूएई भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, और कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको भी दिए हुए, और चाइना खुद इसको बनाता है, वो भी इस्तेमाल करता है। अब ईरान के अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि वो कौन है जो ये ड्रोन हमारे ऊपर चला रहा है। देखिए, वो चाइना के साथ शेयर करेंगे इसका डाटा और ये दिखाएंगे, तो चाइना ये बता भी पाएगा कि ये वाला हमने ड्रोन किस मुल्क को बेचा था। अगर तो उसके ऊपर कोई नंबर या कोई चीज़ मौजूद है और चाइना के पास ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम होगा, वो बता पाएगा कि ये यूएई को बेचा था, सऊदी अरब को बेचा था, या पाकिस्तान को बेचा था, या बांग्लादेश को बेचा था। लेकिन ये जो विंग लॉन्ग 2 दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि चाइनीज ड्रोन ईरानी सरजमीन पर आया और उसको वहां पे हिट किया गया। अब ईरान इसके बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है जो इसराइल के साथ मिलकर हमारे साथ जंग कर रहा है
और उसने चाइना का ड्रोन इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अमेरिकी पायलट की तलाश अभी भी जारी है ईरान में। वहाँ के जो ईरान के कबायली लोग हैं वो अमेरिकी फोर्सेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वो हेलीकॉप्टरों के ऊपर जाते हैं, वो नीचे से फायरिंग करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, हेलीकॉप्टर डैमेज होकर वापस जाते हैं। तो वहाँ पर एक अलग ही जंग चल रही है। कबायली जो है वो उन्होंने जत्थे बना लिए, अपने ग्रुप बना लिए, और वो हर जगह अमेरिकन को मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिकन वहाँ पे बमबारी कर रहे हैं। तो एक जंग के अंदर एक और जंग शुरू हो गई है उस पायलट की तलाश के लिए। अमेरिकन को इस बात का खतरा है कि वो पायलट अगर ईरान के हाथ लग जाएगा तो ईरान के हाथ एक तुर्क का पत्ता आ जाएगा और अमेरिका की आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। अमेरिका ने इससे पहले जो नुकसान हुआ, अपने कुछ लोग वहाँ से रेस्क्यू भी किए हैं। अमेरिका दुनिया में कहीं भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज अभी तक खड़ा है। ये अमेरिकी रेस्क्यू टीमों के लिए ईरान के कबायली लोग मुसीबत बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर को नीचे से मार रहे हैं। पूरा जंग वाला माहौल उन्होंने वहाँ पे एक बनाया हुआ है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिकी फौज ईरान में ज़मीन पर लड़ना नहीं चाह रही। वो नहीं चाहते कि ईरानी सरजमीन पर उतर के वो ईरान के साथ एक जंग में जाएं। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पे दो धड़ों में बटी हुई है। उसका नतीजा आपने देखा कि वहाँ पे आर्मी चीफ, बाकी जर्नैल बहुत सारे फारिग कर दिए गए, उनको हटा दिया गया, और वहाँ पे एक अजीबोगरीब तनाव का माहौल है अमेरिका के अंदर भी। बाहर वो दलदल में फंसे हुए हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों का या फौजियों का ये सोचना है कि नेतन्याहू की बातों में आके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को और अमेरिका को एक अजीबोगरीब दलदल में फंसा दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बाकी उनके हमायती वो ये समझते हैं कि अब लड़ाई अगर लंबी भी चलती है तो फेस सेविंग के बगैर हमने इसमें से नहीं निकलना। तो वो अब फौज को लेकर जाना चाहते हैं मजीद गहराई में कि जमीन पे उतरो और जाकर मुकाबला करो। ये मसला यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक तनाव की सूरत इख्तियार कर गया है। कुछ 30-32-33 घंटे हो गए हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वाज़े इस मामले के ऊपर कोई ब्रीफिंग भी नहीं आई। तो जब तक ब्रीफिंग नहीं आती तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। मार्को रूबियो ने एक दावा किया कि कासिम सुलेमानी के रिश्तेदार पकड़े गए हैं और उनको पकड़ के अब आइस जो उनका महकमा है वो ले गया है, और वो कह रहे हैं जी वो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने कहा जी हमने उनको पकड़ लिया है और हम इजाज़त नहीं देंगे ऐसे लोगों को यहाँ रहने की। इसके ऊपर जो है ना वो एक स्टेटमेंट कासिम सुलेमानी की बेटी सामने आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी नरगस सुलेमानी ने कहा कि उनके वालिद के जिन रिश्तेदारों का दावा किया जा रहा है वो उनके ख़ानदान के रुकन नहीं है, और जिन अफराद के नाम लिए गए हैं वो किसी भी मारूफ रिश्तेदार से मुताबिकत नहीं रखते हैं। बहुत दूर दराज के कोई हों तो हों, हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप कासिम सुलेमानी से या सुलेमानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों को ढूंढना चाहते हैं तो ज़गरोस के पहाड़ों और लड़ कबाइल में तलाश करें, अमेरिका में नहीं। तो हमारे लोग तो यहीं पे हैं, ईरान के अंदर यहीं पे आपको कबाइल में मिलेंगे। कासिम सुलेमानी का ख़ानदान आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। ये उनकी बेटी ने जवाब दिया है। बहरहाल बाकी चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे, चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।